नमस्कार दोस्तों। पेटीएम में न्यूज़ आ गई है कि पेटीएम का बायबैक होने वाला है और 13 तारीख को इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ये बायबैक हमारे लिए एक मौका है या इन्वेस्टर्स के लिए ये धोखा है? आइए इसको समझते हैं। पहले तो हम ये जानें कि यहाँ पर टाइमलाइन क्या हुई और कभी क्या पोजीशन है पेटीएम की। तो देखिए, पेटीएम का शेयर जो है वो 2150 रुपए के आसपास जो है, ये 2150 एग्जैक्ट इसकी इशू प्राइस थी। यानी कि जिन लोगों ने आईपीओ में खरीदा था उन्होंने 2150 पे किया। जब ये लिस्ट हुआ तो लिस्टिंग इसकी हुई थी 1950 में, तो ऑलरेडी 2150 से देखिए 200 रुपए का डिस्काउंट होकर के इसकी लिस्टिंग हुई मार्केट में। और लिस्टिंग होने के साथ साथ यही इसका ऑल टाइम हाई है। यहां से शेयर गिरा तो फिर वो उठ नहीं पाया, लगातार गिरता ही चला गया और अपने इस ऑल टाइम लो के पास, इस प्राइस से, मैं 1950 की बात कर रहा हूं, इस प्राइस से -77% के आसपास का इसका फॉल रहा और अभी भी -71% के आसपास चल रहा है। मतलब ये ये साल का कहें या जो भी कहें कि इस पीरियड का ये बहुत सबसे बड़ा एक तरीके से कहें कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है। इसने बहुत ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है। 70%, अगर हम इशू प्राइस से बात करें, यहाँ आईपीओ प्राइस से, तो वहां से तो लगभग 80%, यहाँ से -80% से भी ज्यादा, मोर देन 80% ये लोगों का जो है, इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा चुका है, खत्म कर चुका है। तो क्या अब जबकि बात उठ रही है कि इसमें बायबैक होने वाला है, तो क्या इसमें हमको खरीदना चाहिए? पहले तो हम इसकी कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे, फिर हम यहाँ आकर के बात करते हैं कि क्या करना है। देखिए, पहली चीज़, इस न्यूज़ के बारे में पहले समझ लेते हैं। ये न्यूज़ आई है कि भाई, ये क्या है न्यूज़? 5% से ज़्यादा उछला, 70% डाउन है ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखिए, कंपनी के पास क्या है, 9182 करोड़ का इसके पास कैश इक्विवेलेंट और इन्वेस्टेबल बैलेंस है। ठीक है, नेट कैश पाइल जिसको बोलते हैं। कैश इक्विवेलेंट के साथ इन्वेस्टेबल बैलेंस जो है 9182 करोड़ का, मतलब 9200 करोड़ का है। जिसमें से 5600 करोड़ जो है वो कहां से आए हुए हैं? जो इन्होंने 8300 करोड़ रुपए आईपीओ से उठाए थे, उसी का, उसमें से 5600 करोड़ रुपए जो बचे हुए वो है। ठीक है, सितंबर 22 में। तो ये इंफॉर्मेशन बड़ी यूजफुल है। अब अब इनकी सिचुएशन क्या रही है? इनकी सिचुएशन ये रही है कि देखिए, यहां पर अभी भी इनका रेवेन्यू तो जंप कर रहा है, लेकिन लॉसेस के बारे में आगे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर इनके पास समस्या क्या है? समस्या ये है कि कंपटीशन, जैसे मैक्री ने कहा कि भाई जियो फाइनेंस आने वाला है, जियो फाइनेंस इनको बहुत तगड़ा टक्कर देगा। जियो का अपना प्लेटफॉर्म है, बहुत तगड़ा वो टक्कर दे सकता है और यहां से उनको नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब पहले इनका बिजनेस मॉडल हम जानते हैं कि ये क्या करते हैं। इनका इन्होंने एक इनका थोड़ा सा और भी एक दिक्कत है, वो भी समझ लेते हैं। इनके साथ एक बैंक, आरबीआई के साथ भी इशू चल रहा है। वो देखिए, 2016 में इन्होंने क्या किया कि पेमेंट बैंक का लाइसेंस आरबीआई से लिया। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया 51%, जिसमें मिस्टर शर्मा का है, और यहाँ पर पेटीएम पेरेंट 49%। 2018 के अंदर ही आरबीआई ने बैन कर दिया इनको पेटीएम वॉलेट्स में और अपने अकाउंट में नए कस्टमर्स को ऐड करने से। उसने कहा कि इनको केवाईसी में लैप्सेस हैं, कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से जो है वो इसको अलाउ नहीं करेगी। 6 महीने के बाद 2019 में फिर से उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, आप अपने नए कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं बैंक में और वॉलेट में। उसके बाद 2022 में अगेन उन्होंने स्टॉप कर दिया पेटीएम बैंक को फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स, मैंडेट्स एंड आईटी ऑडिट, और आईटी ऑडिट के। तो इसका मतलब देखिए, सीधी सी बात है कि जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर को इनके पूरे सिस्टम में कहीं ना कोई एक दिक्कत दिख रही है। एक तो ये है मैनेजमेंट की इशू, ये मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी है। यानी कि मैनेजमेंट उतना एफिशिएंट नहीं है। उसकी जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि गवर्नेंस में दिक्कत है। ठीक, अब आते हैं दूसरी चीज। इनका सबसे बड़ा बिजनेस था वॉलेट का, बाद में उन्होंने पेटीएम बैंक शुरू किया जिसमें लोन वगैरह डिस्बर्स करते हैं। बट अब अभी भी जानते हैं कि देखिए, लोन वगैरह के में केसेस में अभी जो स्ट्रेंथ एसबीआई की है, जो गवर्नमेंट बैंक्स की है और जो प्राइवेट बैंक्स की है, उसको ये बीटअप नहीं कर पाएंगे, उतना ट्रस्ट नहीं है। प्लस यूपीआई एक बहुत बड़ा इनको टक्कर दे रहा है, क्योंकि अब आजकल देखिए वॉलेट से बहुत कम यूज होता है। सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन यूपीआई से होते हैं, जिसमें ऑलरेडी 50% का फोन पे के पास शेयर है, 35% का गूगल के पास, इनके पास केवल 10% का। ये अप्रैल 2020 की है। एक साल पहले ये 15% का शेयर हुआ करता था इनका, लेकिन अब ये कम हो गया है। ठीक है, तो अब ये सिनेरियो आ गया है कि अब इनकी जरा फाइनेंशियल कंडीशन देख ली जाए। फाइनेंशियल कंडीशन आप यहां पर देखिए, इसकी जो
फेस वैल्यू है वो 1 रुपए की है, ठीक है। अब आप देखिए कितना ह्यूज हुआ, 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, ठीक है। इनके पास टोटल रिजर्व्स कितने हैं, रिजर्व्स 13,000 करोड़ के हैं, ठीक है। और ये लिस्ट हुए थे 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर, ये लिस्ट हुआ था कहां पे, इशू इसका हुआ था 2150, बहुत ह्यूज ओवर वैल्यूएशन हुआ था। और इतना ह्यूज ओवर वैल्यूएशन हम क्या कहें, ठीक है, वो उसका नतीजा भी दिखा कि मार्केट में गिरते चले गए। इंट्रिंसिक वैल्यू का अभी तक कुछ पता नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए -68% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम जानते हैं कि ये बहुत जरूरी होता है, -20%। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है -22%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि भैया जो पैसा, टोटल पैसा इनको मिला उस पर वो कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहे हैं 20%। फिर इक्विटी के ऊपर में कितना, तो -22% कर रहे हैं। बुक वैल्यू इनकी केवल और केवल 200 है। बुक वैल्यू तो अभी भी अगर देखें तो बुक वैल्यू से ये 2.5 गुना ज्यादा चल रहा है, ठीक। रिजर्व्स इनके पास 13,000 करोड़ के हैं। 220 करोड़ का इनके पास जो है वो डेट है। नेट प्रॉफिट माइनस में है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल माइनस में है। तो आप देखिए कहीं से भी इनका कुछ भी कैश फ्रॉम ऑपरेशन, आप देखिए क्या ये कैश जनरेट कर रहे हैं, ऑपरेशनल कैश फ्लो -1318 करोड़। तो ये कहीं से भी कैश जनरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैश इनके पास 5,000 करोड़ के आसपास का यहां पे दिखा रहे हैं। थोड़ी इनकी चीजों को देखते हैं यहां से। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखिए आप, 600 करोड़ का था सितंबर 22 में इनका सेल, जो बढ़ते बढ़ते 1400 करोड़ तक आ गया। लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी अनुपात में बढ़े, क्योंकि वहां उस समय प्रॉफिट कितना था, 400 करोड़ के आसपास का था, 435 करोड़ के आसपास, और अभी भी 570 करोड़, तो कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। लेकिन यहां देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए -70% था, जो गिरते गिरते कम होकर -40% आया है। थोड़ा सा जो है इंप्रूवमेंट इसमें कहेंगे, बट अभी भी नेगेटिव में है, मतलब क्या इंप्रूवमेंट कहेंगे। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां 390 था माइनस, यहां पे -589 है, ठीक है। नेट प्रॉफिट -390 था, -589 है। तो भैया कहीं से भी ये नेगेटिव फिगर मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। अब आप ईपीएस देखें, -64 था, ये -9 है, तो अभी भी माइनस में ही चल रहा है। तो पहली बात तो ये कि इनके पास किसी भी तरीके का कोई भी अगर हम कहते हैं कि मतलब बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिख रही है। प्लस दूसरी चीज कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि पूरे पेमेंट सिस्टम के ऊपर में किसी एक कंपनी की मोनोपोली हो। तो ऑलरेडी प्लस जो ई रूपी का जो शुरू हो गया, तो ई रूपी ऐसे ही इनको डिजिटल रूपी जिसको बोलते हैं, ओह ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। इनको आने वाले थ्रेट्स क्या हैं, थ्रेट्स हैं इनके पास ऑलरेडी। एक तो जियो मनी शुरू होने वाली है, जियो मनी या जियो पे शुरू होगा। फिर ई रूपी अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा होगी इनके लिए, क्योंकि इनका कोई बहुत नहीं है। प्लस लोन अगर की बात करें, बैंकिंग सिस्टम की बात करें, तो ये इनकी रिलायबिलिटी पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इनकी रिलायबिलिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, इसलिए वो बैंकिंग इशू में इनको दिक्कत आएगी। आरबीआई के साथ हम देख रहे हैं ऑलरेडी इनको इशू क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुअर है, मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव नहीं है, वीक है, मैनेजमेंट वीक है। प्लस अब सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर अब देखिए इनके पास में जो पैसे हैं, अब बायबैक की बात करते हैं कि बायबैक में क्या हो रहा है। भैया बायबैक आप करते हैं कब, जब आपको लगता है कि आपके शेयर्स में जो है इंट्रिंसिक वैल्यू आपके शेयर की जो है वो आपके प्रेजेंट वैल्यू से काफी अच्छी है, तब एक तो बायबैक किया जाता है। प्लस बायबैक का मतलब क्या है, आपने यहां पर देखिए आपने 8,500 करोड़ के आसपास इशू प्राइस से पैसे लिए, ठीक है, फंड लिया। अब आप उसमें से ऑलरेडी बायबैक में आप कैश को फिर से पब्लिक को देना चाहते हैं, मतलब आपके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है, नो बिजनेस प्लान। भैया अगर आपके पास कोई प्लान होता तो क्या होता, आप उस पैसे को यूज करते, बिजनेस को बढ़ाते, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता, और फिर वहां पर आप उसको यूज करते। लेकिन इनके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से अभी ये डेस्परेट तरीके से जो कैश इनके पास पड़ा हुआ है
उससे वो क्या करना चाहते हैं, उससे केवल मार्केट में अपनी प्राइस को उछालना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि बायबैक करें। दूसरा एक खतरा ये भी है, देखिए इसमें सारे के सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो सब बेच बेच करके निकलते, जैसे जैसे लॉक इन पीरियड खत्म होता गया सब निकलते चले गए। तो ये जब बायबैक की बात आएगी, उछलेगा शेयर, तो फिर ये हो सकता है कि किसी एक इनसाइडर को या किसी एक इनकी प्रेफरेबल पार्टी या जो भी एक फेमस, जो भी कोई ज्यादा कुछ तो बचे नहीं है, बट जो भी कुछ लोग हैं वो उसमें एग्जिट कर जाए। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये कहीं से भी मुझे प्रूडेंट नहीं समझ में आता। हाँ, बायबैक अच्छा कब होता है, जब बायबैक गुड कब लगता है, जब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इज मोर देन मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो अभी इसकी बहुत ही पुअर है, इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे भी इसकी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। और प्लस बिजनेस के पास जो है फ्यूचर पोटेंशियल बहुत हो, फ्यूचर पोटेंशियल हो, फ्यूचर जब पोटेंशियल बहुत होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ऊपर होती है, तो उस केस में बायबैक में बाय करना बहुत अच्छा होता है। और उसमें जब कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, कैश फ्लो जनरेट कर रही हो, यहां तो नेगेटिव कैश फ्लो है, कैश फ्लो तो कहीं है ही नहीं। तो एक तो आपके पास कैश फ्लो नेगेटिव है, ऊपर से आपका जो बचा खुचा कैश था उसको आप बिजनेस में यूज करने के बजाय आप उसको ऊपर क्या कर रहे हैं, शेयर प्राइस को लिफ्ट करने में कर रहे हैं, शेयर प्राइस लिफ्टिंग में यूज कर रहे हैं। ठीक, जो कि कहीं से भी एक अच्छा संकेत नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए था, इनके पास कोई बिजनेस बिजनेस ग्रोथ में इनको यूज करना चाहिए था, कुछ उसमें नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते जिसको के लगाते। तो अल्टीमेटली मेरी जो अपनी व्यूइंग है उसके हिसाब से ये मौका नहीं, ये बहुत बड़ा धोखा है। कभी भी इन्वेस्टर्स इसमें पैसा न लगाएं, ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये डूम होने वाला बिजनेस दिख रहा है, और अल्टीमेटली ये इसमें बहुत कोई वेल्थ क्रिएशन की संभावना नहीं दिख रही। तो आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।